हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध कुमार पांडे और मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगली टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे उत्पन्न होता है, फिर इसकी मैकेनिज्म क्या है, फिर कौन से साइंटिस्ट इसके बारे में कैसे क्या बताया। तो सारी बातों को हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। चलें, लेकिन इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बैक में आके और क्लियर कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। फिर रिवीजन कर, उस कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलें देखते हैं। मैंने पीछे बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने प्रीवियस क्लास में ज्यादा सेल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन नहीं करवाया था, इसी कारण मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा कुछ रिवीजन दे दूं। सेल रिप्रेजेंटेशन में सपोज दैट कि हमारे पास एक रिप्रेजेंट किया गया है सेल, वो है जिंक सॉलिड स्लैश Zn2+ एक्वस। डबल स्लैश Cu2+ स्लैश Cu एक्वस सॉलिड। अब यहां पे हम लोगों के पास सेल रिप्रेजेंटेशन सामने है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए हम लोग जानते हैं लोन को और R2PC को। लोन में लेफ्ट जो होता है वो एनोड को रिप्रेजेंट करता है और राइट में जो रहता है वो कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ए वाला जो रिएक्शन है वो एट एनोड पे हो रहा है और ए रिएक्शन हमारे पास एट कैथोड पे कंप्लीट कर रहा है। अब इसमें रही बात इस सेल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से इसका सेल रिएक्शन और नेट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें कितने चार्ज का मतलब एन की वैल्यू कितना होगा, ये सारी बातों को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब मैं बोलूं कि एट एनोड, तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे रहा है, यानी कि Zn2+ का फॉर्मेशन कर लिया और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखते हैं एट कैथोड। कैथोड पे करें तो बात आती है हमारा राइट साइड वाली। राइट साइड में क्या है, कॉपर जो है वो 2+ है और यहां से कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और हमारे पास बना दे रहा है कॉपर। क्योंकि एक्वस था, ये सॉलिड में चेंज हुआ, ये एक्वस है और ये पहले था सॉलिड। अब रही बात इसका नेट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो नेट रिएक्शन करना बहुत ही इजी है। अब नेट रिएक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इस रिएक्शन को इस तरह से जोड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हो जाए सो कैंसिल आउट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो यहाँ पे गेन हो गया। बचा क्या हमारे पास, Zn प्लस Cu2+ एरो Zn2+ सॉलिड एक्वस और सॉलिड। तो मैं यहां पे अगर बात करूं, यहां पे 2 चीज आती हैं। सबसे बड़ा चीज कि यहां पे n कितना हुआ, तो n कितने से कैंसिल हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू हो गया हमारे पास 2। दूसरी बात, एक चीज और कैलकुलेट करने के लिए आता है, वो होता है Q। Q मतलब कंसंट्रेशन कोटेंट। तो Q का वैल्यू कैसे निकालते हैं, Q निकालने के लिए हम लोगों का एक फॉर्मूला आता है एनोड बाय कैथोड। एनोड बाय कैथोड, या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट बाय में नेट रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट।
क्योंकि जो सॉलिड में होता है उसके लिए वैल्यू हम लोग 1 लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा कि अगर प्रोडक्ट लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। तो यहां पे Zn इंटू Cu सॉलिड ये है एक्वस, और यहां पे रिएक्टेंट में क्या हुआ Zn सॉलिड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। इस तरह से हम लोग इस चीज को पीछे इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी हम लोग कैलकुलेट किए थे Q को। तो जब यहां पे हमारे पास आया है तो मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताया था कि सॉलिड के केस में हम लोग इसका वैल्यू कंसंट्रेशन का 1 लेके चलते हैं। तो सर इसका 1 हो गया और इसका 1, तो चेंज कौन हो सकता है, A और A, जो कि एक्वस में है। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आएगा Zn2+ अपॉन Cu2+। कंसंट्रेशन को पुट कर देंगे, Q का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था कि सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा, तो उससे सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सेल रिएक्शन का नेट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, उसके n के वैल्यू को कैसे निकालेंगे, रिएक्शन मतलब कंसंट्रेशन पोटेंट कैसे निकालेंगे। तो चलें अब आगे बात करते हैं, कुछ एक और रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक सेल रिएक्शन है जो है सेल रिप्रेजेंटेशन है जो है Zn सॉलिड स्लैश Zn2+। सपोज इसका कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोल। डबल स्लैश रिप्रेजेंट किया किसको, सॉलिड को, और यहां पे है Ag प्लस स्लैश Ag सॉलिड, दिस इज इक्वल्स। तो चलें देखते हैं। अब इसका सपोज रेट 0.01 दे दिया है मोलर कंसंट्रेशन। तो चलें इससे हम लोग निकालते हैं नेट रिएक्शन को, सेल रिएक्शन को। तो एट एनोड की बात करें, एनोड कहां पे, जो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और Zn2+ बन रहा है सर। और यहां पे एट कैथोड की बात करें तो क्या हो रहा है सर, Ag प्लस जो था, अब यहां पे एक प्लस है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके Ag सॉलिड बना रहा है। अब रही बात यहां पे कि इसका कि किस तरह से इसको हम जोड़ें कि ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसा करूं कि इस रिएक्शन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा 2 इलेक्ट्रॉन ई भी और 2 इलेक्ट्रॉन ई भी कैंसिल। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बचता क्या है, इस रिएक्शन को लिखते हैं Zn प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 Ag प्लस एरो Zn2 प्लस 2 into Ag solid. This is aqueous, this is aqueous, this is solid. अब रही बात यहां पे कि अब इसका n कैसे मेजर करेंगे, तो n का वैल्यू देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यही n का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। चलें अब Q की बात करते हैं। तो Q आप जानते हो कि प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या हुआ हमारे पास Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन बाकी सॉलिड के लिए तो के लिए वैल्यू 1 करते हैं, इसी कारण नहीं लिख रहे हम लोग। अब यहां पे Ag है
Ag प्लस, चूंकि हमारे पास Ag प्लस का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये जो चला जाएगा पावर में। अब मैं यहां से वैल्यू को पुट करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास दिया है 0.1 मोलर, और यहां पे 0.1 मोलर का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, सॉरी 0.01 है ना, 0.1 का होल स्क्वायर। चलें इसको कैंसिल कर लेते हैं वैल्यू को, तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है कि ये 0.1 जो है, ये 0.1 जो है वो क्या हो रहे हैं 0.1 भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैलकुलेशन तो आप जानते हो, जिनको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए बटा में 100 कर सकते हैं ना, तो 1/100 यानी कि 0.1 अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन 1। इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए 100 सॉरी मोलर, एक मोलर से एक मोलर कैंसिल, हाँ मोलर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग Q का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इस रिएक्शन में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं कि इसको मिटा के और यहां पे रख देते हैं Fe3+, तब इस कंडीशन में हम लोगों के पास Zn से क्या बना, एट इनोड Zn बना हमारे पास 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया। यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास भी 0.1 ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे वहां से क्या हो रहा है, Fe3+ था एट कैथोड। मैं कैथोड की कहानी कहूं तो Fe3+ ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जा रहा है, Fe में बदल रहा है। अब हमें कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों कैंसिल हो जाए। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। तब अब हमारे पास क्या बचेगा, Zn सॉलिड कितना टाइम्स, 3 टाइम्स प्लस 2 into Fe3+ एरो 3 into Zn2+ प्लस 2 into Fe सॉलिड। चलें अब इससे हम लोग निकालते हैं इसका n का वैल्यू। तो इसका n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 जा 6, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी कि n का वैल्यू इसके लिए हमारे पास आ गया 6। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसकी Q का। तो Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ए हुआ यानी कि Zn2+ का होल क्यूब अपॉन Fe3+ का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यानी कि 0.1 का होल क्यूब अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे टोटल तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1। तो ये था हम लोगों का Q निकालने का वैल्यू।
Q निकालने का मेथड और नेट रिएक्शन निकालने का और N निकालने का प्रोसेस। मैं आशा करता हूं कि सेल रिप्रेजेंटेशन का ये जो प्रोसेस था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें अब बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि M जो है सॉलिड वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और Mn+ का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे N इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर निकल रहा है। अब क्या होगा कि इस प्रोसेस में सपोज दैट यहां पे एक कंटेनर लेके चलते हैं और इस कंटेनर में Mn+ का कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं जो कि अभी न्यूट्रलाइज है। न्यूट्रलाइज होने का मतलब कि न्यूट्रल है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। यहां पे जब इस M को इसमें डालेंगे, यहां पे M है और यहां पे Mn+ है, तो ये क्या होगा कि M जो है वो N+ में कन्वर्ट होने लगेगा। तब जब N+ में कन्वर्ट होने लगेगा तो स्थिति ऐसी बनेगी कि इसमें M+ जो हो जाएगा सो बढ़ जाएगा। M+ बढ़ेगा और M+ जो ही इसमें बढ़ने लगेगा तो A पॉजिटिव हो जाएगा और A वाला जो होगा उसके कंपेयर में निगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण इधर से N इलेक्ट्रॉन जो होगा सो लॉस होने लगेगा। अब यहां पे निगेटिव हो गया हमारे पास, इसको मिटा के थोड़ा दिखाते हैं। A निगेटिव 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 निगेटिव, और इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ से, इसके चारों तरफ से एक लेयर बनेगा किसका? पॉजिटिव का। अब आप जानते हो कि किसी सतह के बीच अगर चार्ज का डिफरेंस होता है तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप कर जाता है। यहां पे पोटेंशियल क्या कर रहा है? पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू चार्ज डिफरेंस। एट इंटरफेस। इस इंटरफेज पे जो पोटेंशियल, चार्ज डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल जो था और डेवलप किया, यही पोटेंशियल डेवलप्ड क्या कहलाया हमारा? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस of metal electrode and electrolyte ion at the phase boundary is called electrode potential। चलिए इसको मिटा के तो देखते हैं क्या कर रहा है कि इस मेटल के फेज बाउंड्री पर, इस मेटल के फेज बाउंड्री पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, इस मेटल के फेज बाउंड्री पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, किसके किसके बीच में? मेटल इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन के बीच में जो प्रोड्यूस हो रहा है हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस,
उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये है हम लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर सपोज दैट कि हम आगे की बात करें, तो अगर यहाँ पे हम लोगों के पास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज करके और मेटल प्लस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी कारण इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तब इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलेंगे। अब अगर इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में दो तरह का हाफ सेल होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और जो रिडक्शन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता होगा उसको रिडक्शन हाफ सेल करते हैं। थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। सपोज दैट यहां पे ये सॉल्यूशन है, और यहां पे हमारे पास मेटल है। सपोज दैट ये मेटल है और ये मेटल Mn+ है। जब Mn+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, n इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो जब गेन करेगा तो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सपोज दैट मैं गैल्वेनिक सेल की अगर बात करूं तो यहां पे था इन गैल्वेनिक सेल। मैंने गैल्वेनिक सेल में बताया था कि ये जो कॉपर सल्फेट होता है, अब जब कॉपर सल्फेट यहां पे है और यहां पे है महाशय कॉपर, ये है कॉपर और ये है कॉपर सल्फेट CuSO4। सपोज दैट अब यहां पे कॉपर को डिप किए हैं कॉपर CuSO4 में। अगर ये CuSO4 टूटा होगा एक्वा सॉल्यूशन बनने के लिए, तो Cu2 प्लस प्लस में SO4 2 माइनस में टूटा होगा। जब यहां पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, जब यहां से जब इलेक्ट्रॉन आया होगा, दो इलेक्ट्रॉन जब आया होगा, तो एक कॉपर जो हुआ होगा वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया होगा और कॉपर सॉलिड में बन गया। जब कॉपर सॉलिड में बना, तब कॉपर सॉलिड में बना, लेकिन इस सॉल्यूशन में सल्फेट वाला आयन पड़ा का पड़ा रह गया। जब इस सल्फेट आयन यहां पड़ा रह जाएगा, जिसके कारण सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसे इसमें निगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। और इसके कंपेयर में ये जो हो जाएगा प्लेट से हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर वही बात कि इसके इंटरफेज पे जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना, इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। चूंकि इसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसी कारण इसको रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। अब रही बात, सपोज दैट इसमें भी वही बात हुई, सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ कि इसके कंपेयर में जो सॉल्यूशन जो हो गया सो निगेटिव हो गया और ये जो हो गया सो पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण फेज बाउंड्री बना, और फेज बाउंड्री पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस को। अगर जो रिएक्शन का सपोज दैट ये वाला जिंक वाला में हुआ होगा, जिंक वाले में भी यही रिएक्शन हुआ होगा इस तरह से, ऐसे यहां पे सल्फेट आयन ZnSO4 है,
और यहाँ पे है जिंक। इसमें हो क्या रहे हैं, जिंक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और लॉस करने के बाद Zn2+ का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि जिंक जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद Zn2+ था। अब पहले क्या था, ये दोनों समान था, अब इसमें एक्स्ट्रा कौन बढ़ गया, Zn2+ बढ़ गया एक्स्ट्रा में, क्योंकि पहले समान था। अब ये जो लॉस करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसमें Zn2+ का फॉर्मेशन बढ़ गया, जिसके कारण ए वाला जो प्रोसेस हुआ ए पॉजिटिव हो गया और इसके कंपेयर में ए वाला निगेटिव। फिर वही बात, फेज बाउंड्री पर जो क्या होता है, मेटल आयन, जो मेटल और उसके इलेक्ट्रोड के आयन के बीच का, मेटल और उसके इलेक्ट्रोड के आयन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात हो गई कि अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 2 टाइप के होंगे। पहला क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये क्या हुआ हमारा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब चलें देखते हैं आगे की प्रोसेस को। अब अगर यही मेजरमेंट हम लोग, अगर इस मेजरमेंट को अगर हम लोग एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें, टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें और कंसंट्रेशन जो हो जाए वो 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाए। जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे थे, इस सॉल्यूशन का 1 कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर लिया जाए तब जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उस पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो कैसे डिफाइन करेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द पोटेंशियल डिफरेंस produced at the phase boundary of metal and electrolytes of its ion is called standard electrode potential when the concentration of electrolyte is 1 mole per liter। तो अगर हमारे पास सेम चीज अगर इतना कंडीशन लगा दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर जो होगा वो भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा कि जो एनोड से रिलेटेड होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड से रिलेटेड होगा उसका मतलब the electrode potential of anode is called oxidation potential, the electrode potential of the cathode is called reduction potential। if अगर उसके डिफिनेशन के पहले at 1 atmospheric pressure sir and 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर लगा लें तो वो जो डिफिनेशन बनेगा वो स्टैंडर्ड डिफिनेशन बनेगा। अब रही बात, आगे की बात करते हैं। अब मैं केमिस्ट्री में हम लोगों का जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है इस पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज दैट कि अगर मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या लिखेंगे, ई Zn, क्योंकि इसमें Zn क्या बन जा रहा है, Zn2+ में बन रहा है, यानी कि सॉलिड से एक्वस जा रहा है, स्लैश 2 देंगे ही देंगे, Zn2+। और अगर इसके लिए हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो E कॉपर है तो कॉपर Cu2+ स्लैश कॉपर। अब रही बात
ये तो था हम लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हम लोग के कितने टाइप का होता है, ये तो हम लोग देख लिए। टाइप कितना होता है? 2 टाइप का। कौन कौन? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच इज रिलेटेड विद द एनोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड व्हिच इज रिलेटेड विद द कैथोड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब चलें, नष्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसको नष्ट भी बोलते हैं, नष्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी मेजरमेंट के लिए एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बात करते हैं नष्ट सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उत्पत्ति के लिए नष्ट नाम का एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम बोलते हैं नष्ट सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी। इसमें बोला क्या गया कि जब कोई मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब डिप करते हैं, डुबो देते हैं, तो मेटल जो होता है वो सॉल्यूशन के मेटल जो होता है वो सॉल्यूशन के कंपेयर में या तो पॉजिटिव हो जाता है या निगेटिव हो जाता है। जब कोई मेटल को उसके सॉल्ट में डिसॉल्व डिप्ट करते हैं तो या तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव होता है या मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बात करते हैं कि कब पॉजिटिव होती है और कब मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो बोला जाता है, इन्होंने बताया क्या, कि जब मेटल का सॉल्यूशन प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है, जब मेटल का सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस सॉल्यूशन प्रेशर के कारण, मेटल के सॉल्यूशन प्रेशर के कारण, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर के कारण, इस सॉल्यूशन प्रेशर के कारण ये जो होता है मेटल Mn प्लस में बदल जाता है। तो केस क्या बताया इन्होंने कि पहला कंडीशन क्या बताया कि मेटल सॉल्यूशन के कंपेयर में या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव कब होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर के कारण मेटल जो होता है वो लॉस करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण मेटल जो होता है सो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो केस 1 कह रहा है क्या कि केस 1 मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन due to metal lose the electron due to electrolytic solution pressure। केस सेकंड में बोलते हैं क्या, केस सेकंड अगर होता है कि मेटल gain the electron due to osmotic pressure। पहला कंडीशन क्या बताया कि या मेटल को जब हम लोग सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो या तो मेटल पॉजिटिव हो जाता है या मेटल निगेटिव हो जाता है। अब मेटल पॉजिटिव कब होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होगा और मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज कब होगा। तो केस 1 में इन्होंने बताया कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, इसका मतलब कि उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा। जब लूज करेगा तो इसमें सॉल्यूशन के अंदर
प्लस साइन मतलब लॉस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन Mn प्लस की वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा। तो A पॉजिटिव हो गया तो इसके कंपेयर में मेटल जो हो गया सो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। दूसरी कंडीशन में जब इन्होंने बताया क्या कि जब हम लोग मेटल को इस तरह से डिप करते हैं, अगर इस मेटल और यहाँ पे Mn प्लस है, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगेगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे और मेटल जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन्होंने बोला क्या कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशन केस क्या होता है कि व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा डबल लेयर पे, तब उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन प्रेशर कंपेयर में, तब यहां पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो इस इलेक्ट्रोड का नाम एनोड दिया जाता है और इसका कैथोड नाम दे देंगे। लेकिन एक केस ऐसा आ जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्रेशर, तब इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 0 हो जाएगा और इसको बोलते हैं न्यूल इलेक्ट्रोड। जब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास 0 हो गया तब इसको बोलते हैं नूल इलेक्ट्रोड। जब नूल इलेक्ट्रोड, इसका कारण क्या है, 0 होने का कारण क्या है, क्योंकि जब दोनों बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ना पॉजिटिव बनेगा ना नेगेटिव बनेगा, जिसके कारण 0 हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नष्ट सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में मैं आगे देखूंगा।